नमो नमः। सभी को शुभ संध्या। हम लोग पढ़ रहे थे स्वर संधि और उसी स्वर संधि में स्वर संधि क्या है इसके बारे में जाने थे हम लोग। और स्वर संधि कैसे होती है इसका उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने सीखा पिछली क्लास में। अभी स्वर संधि के हम लोगों ने उसमें पढ़े थे कि मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। तो उसमें से पहला भेद हम लोगों ने पढ़ा था दीर्घ संधि। क्या पढ़ा था? दीर्घ संधि। तो इसी के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से भी पढ़ेंगे। तो दीर्घ संधि किसका भेद है? अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि दीर्घ संधि किसका भेद है, तो सबसे पहला उत्तर होगा कि स्वर संधि का भेद है। और दीर्घ संधि होती क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए इससे पहले मैंने आपको प्रत्याहार पढ़ाया था। अगर आप पहली क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रत्याहार पढ़े हैं, उसी को आज यहाँ पे उसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने पहले प्रत्याहार की क्लास ले ली थी और आपको बता भी दिया था कि कैसे महत्व सूत्रों से प्रत्याहार हम लोग बनाते हैं। तो दीर्घ संधि में क्या है कि इसका सूत्र बताया गया है। क्या है? इसका सूत्र बताया गया। तो ये इसका सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घा। अकः का मतलब क्या हुआ? अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार कैसे? तो अयुड ऋलिक एवं एवच अगर आप पीछे क्लास देखे होंगे या देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण, सवर्णे का अर्थ होता है समान हो, अक के समान ही कोई दूसरे वर्ण हो तो दीर्घ दीर्घ हो जाता है। ये दीर्घ संधि का सूत्र है। क्या है? अकः सवर्णे दीर्घा। अगर सोचा जाए तो संधि तो यही खत्म हो गई कि अक के समान कोई दूसरे, सवर्णे का मतलब है समान, कोई समान वर्ण आ जाए, अक के समान वर्ण आ जाए तो दीर्घ हो जाता है। बस अगर हमें अक पता है तो हम लोग समझ गए कि दीर्घ संधि क्या है। यानी अक के समान कोई वर्ण आ जाए तो उसको दीर्घ हो जाता है। तो अक क्या है? तो इसके लिए देखिए हम लोगों ने डिटेल में यहाँ लिख लिया है कि आ ई उ री, ये क्या है? अक है। क्या है? अक है। यानी अक का मतलब ये प्रत्याहार, अक प्रत्याहार है, उसके अंतर्गत आने वाले ये वर्ण होते हैं आ ई उ री। यानी आ ई उ री के बाद में यदि समान स्वर आए, क्या परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि की? आ ई उ री बाद में यदि समान स्वर आए, आ ई उ री हो दोनों, दीर्घ संधि कहलाए। आ ई उ री बाद में यदि समान स्वर आए, आ ई उ री दो, आ ई उ री हो दोनों, दीर्घ संधि कहलाए। इसका मतलब क्या होगा? यानी कि आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि पहले आप जिसको बोलते हैं छोटा, छोटी, तो यानी ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री, बाद में यदि, बाद में यानी उसके बाद में ये आए पहले, उसके बाद में यदि समान स्वर आए, तो समान स्वर नीचे लिखा हुआ है दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री हो दोनों। यानी इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा? जैसे छोटा आप बोलते हो, ह्रस्व आ और दीर्घ आ दोनों को मिलाने के बाद क्या बनेगा? जैसे आप दो और दो जोड़ते हो तो क्या होता है? 4 हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे कि आ और आ को जब जोड़ देंगे तो तब क्या बन जाएगा? बड़ा आ, यानी दीर्घ आ बन जाएगा। चाहे ह्रस्व और दीर्घ आ को जोड़े, चाहे ह्रस्व ह्रस्व आ को जोड़े, चाहे दीर्घ दीर्घ आ को जोड़े, होना क्या है बाद में? दीर्घ ही होना है। क्यों होना है दीर्घ? क्योंकि इस संधि का नाम भी दीर्घ है। और दीर्घ नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि चाहे ह्रस्व आ हो चाहे दीर्घ आ हो, दोनों को मिलाने के बाद बनेगा क्या? दीर्घ आ। ये बात कैसे समझ में आएगी? उदाहरण में समझ में आएगी। आप उदाहरण देखेंगे तब समझ में आएगा। यानी दीर्घ संधि किसे कहते हैं? आ ई उ री के बाद में यदि फिर से आ ई उ री आ जाए, मैटर ये नहीं करता है कि छोटा आएगा या बड़ा आएगा, यानी कि ह्रस्व आएगा या दीर्घ आएगा, ये नहीं देखना है। सिर्फ आ ई उ री के बाद में फिर से आ ई उ री आ जाता है तो दोनों के स्थान में होना क्या है? होना है दीर्घ। दीर्घ का मतलब बड़ा आ, चाहे छोटा आया हो चाहे बड़ा आया हो, होगा लास्ट में अब बड़ा आ ही, यानी दीर्घ आ ही होगा। आशा करती हूँ कि समझ में आ रहा होगा। नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा, फिर से पढ़ाया जाएगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि रामावतारा, रामावतारा,
इसका ये संधि युक्त पद है। कैसा पद है? संधि युक्त, यानी इसमें संधि हो चुकी है। अब इसका संधि विच्छेद करिए जरा, तो राम धन अवतारा क्या हो जाएगा? राम धन अवतारा, यानी राम में माँ में जो है आ है, कौन सा आ है? तो इधर देखो लिखा है हर्ष आ है, और अवतार में भी कौन सा आ है? हर्ष आ है। लेकिन जब हमने जब राम और अवतार को जोड़ दिया तो यहाँ तो हर्ष आ था ना अवतार में, लेकिन जब इसको जोड़ने के बाद देखो यहाँ दीर्घ अवतार यानी कि दीर्घ आ गया है, तभी तो रामा बन गया है। अगर यहाँ हर्ष लगाते तो राम ही तो बनता, लेकिन यहाँ पे हर्ष आ था राम में और अवतार में भी हर्ष आ था, दोनों हर्ष आ को मिला के क्या बन गया? दीर्घ आ बन गया। क्या बन गया? दीर्घ आ बन गया। तो इस तरह से क्या समझना है? यानी कि रामावतार बन गया। क्या हो गया? रामावतार। कैसे समझ में आया कि इधर भी आ था, इधर भी आ था, दोनों आ को मिला के दीर्घ आ हो गया, इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, ये तो बात हो गई आ की। अब उसी तरह से ई देखिए कैसे आया है, तो रवि धन इंद्रा, क्या लिखा हुआ है? रवि धन इंद्रा। रवि में कौन सी ई है? तो हर्ष ई है। कौन सी ई है? हर्ष ही ई है। आप देख पा रहे हैं ई की मात्रा लगी है। और इधर भी कौन सी ई है? हर्ष ई है। और इन दोनों हर्ष ई को मिला के कौन सी ई बन गई? दीर्घ ई बन गई। तो रवि धन इंद्रा था, जब इसको संधि युक्त पद बनाया तो क्या बन गया? रविंद्रा। क्या बन गया? रविंद्रा। कैसे बना? रवि में भी ई थी और इधर भी ई थी, दोनों ई को मिला के दीर्घ ई हो गई, इसीलिए वहां में देखो बड़ी ई की, यानी बड़ी ई वही दीर्घ ई की मात्रा लग गई। ठीक है, इस कैसे हुआ? तो ये आप देख पा रहे हैं कि इधर भी ई थी, इधर भी ई थी, दोनों ई को मिला करके और बड़ी ई हो गई। ये तो हो गई दीर्घ की बात। लेकिन अब आपसे कोई पूछे कि रविंद्रा में कौन सी संधि है, तो आप दीर्घ संधि है ये भी जानते हैं, लेकिन कभी कभी आपसे कह दे कि नहीं दीर्घ संधि के अलावा कौन सी संधि है, तो आपने पढ़ा है कि दीर्घ संधि किसके अंतर्गत आती है? स्वर संधि के अंतर्गत आती है। यानी रविंद्रा में स्वर संधि भी होती है, या यूं कह लें कि रविंद्रा में दीर्घ स्वर संधि होगी। कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि। कैसे? क्योंकि इधर भी स्वर है ई और इधर भी ई, दोनों ई जो है ये स्वर होते हैं, तो स्वर से मिल करके ये बना हुआ है, तो इसलिए स्वर संधि है। और कैसा स्वर है? तो इधर भी हर्ष था, इधर भी हर्ष था, लेकिन दोनों हर्ष को मिला के क्या बन गया? दीर्घ बन गया, इसलिए दीर्घ स्वर संधि हो गई। इसी तरह अगला उदाहरण है गिरिधन ईशा, अर्थात गिरीशा। गिरिधन ईशा, गिरीशा हो गया। तो गिर में देख रहे होंगे आपकी हर्ष ई है और ईशा में दीर्घ ई है, लेकिन होना क्या है? रिजल्ट आपने पढ़ा है दीर्घ संधि में कि चाहे इधर हर्ष आए, चाहे इधर दीर्घ आए, चाहे इधर हर्ष आए, चाहे इधर हर्ष आए, दोनों को मिला के होना क्या है? दीर्घ ही होना है। क्या होना है? दीर्घ ही होना है, तभी तो दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। यानी कि इधर ई है, इधर ई है। बस ये है कि अकह सवर्णे दीर्घा नहीं भूलना चाहिए, कि इस ई के बाद ये भी देखना है कि ई इधर आया है और इधर भी ई आया, समान होना चाहिए। ये नहीं कि इधर ई आ जाए और इधर उ आ जाए, तो उसको आप कह दो दीर्घ संधि। वो स्वर संधि हो सकती है, लेकिन दीर्घ संधि नहीं होगी, वो स्वर संधि ही होगी। स्वर में दोनों तरफ स्वर आएगा, लेकिन अगर समान स्वर आएगा तो दीर्घ स्वर संधि होगी, असमान स्वर आएगा तो उसमें भी, अभी आपने 5 भेद देखे हैं ना पिछली क्लास में, तो उन 5 में से ये पहला भेद है, फिर आगे और हम लोग पढ़ेंगे। तो गिरिधन ईशा, गिरीशा बना है। ठीक है, तो गिर में छोटी ई है और इधर भी बड़ी है, यानी कि ह्रस्व ई है उधर और इधर दीर्घ ई है, दोनों को मिला के दीर्घ ई बन गई, और इसीलिए यहाँ रा में बड़ी ई की मात्रा लग गई है गिरीशा, जबकि यहाँ रा में क्या थी? छोटी ई थी। तो वही हमें लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं, जब दोनों का मेल किया, और वैसे भी वर्णों का मेल ही संधि है, तो रा और ई दोनों वर्णों को मिलाया तो क्या हो गया? बड़ी ई हो गया इधर। इसी तरह से लघुर्मी में देख लीजिए कि ऊ कैसे हुआ है। लघु में छोटा ऊ है यानी हर्ष ऊ है, और उर्मी में दीर्घ ऊ है, तो लघु ऊ और दीर्घ ऊ को मिला के बाद में क्या बन गया? दीर्घ ऊ बन गया है और बन गया है लघुर्मी।
इसी तरह से पितृधन ऋणम पितृणम हो जाएगा, तो पितृ में भी री है और ऋणम में री है, तो दोनों री को मिला करके बड़ी री हो गया, यानी दीर्घ री हो गया है, तो यहाँ पर पितृणम बन गया है। तो इस तरह से आज की हमारी क्लास थी दीर्घ संधि की। आप एक बार से फिर से देख लीजिए और इनको बार बार इस चीज को देखिए, समझिए, तभी आएगा। कोई भी वैसे भी कहा जाता है अभ्यासेन विद्या, विद्या अभ्यास से आती है, ना कि रटने से। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।